हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रत्नाकर्स स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोयम अमेंडा पढ़ेंगे, जिसके राइटर रॉबिन क्लिन हैं। तो इस पोयम में रॉबिन क्लिन ने एक छोटी टीनेजर लड़की अमेंडा के व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है। अमेंडा की माँ को लगता है कि अमेंडा अक्सर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करती रहती है जो कि समाज के हिसाब से अच्छी आदत नहीं मानी जाती। तो जब भी अमेंडा इस तरह की कोई भी गलती करती है तो उसकी माँ उसे टोक देती है। अब माँ के इस टोकने पर अमेंडा किस तरह से रिएक्ट करती है या उसके मन में क्या क्या थॉट्स आते हैं, इसी को इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए ये पोएम स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो पहले इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। टफ वर्ड्स है इसमें एक हंच। हंच का मीनिंग होता है शरीर का ऊपरी हिस्सा जब आगे की तरफ झुकाते हैं तो उसे हंच कहते हैं। अगला है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब रहता है ढीले ढाले तरह से बैठना। और इसमें है ये लैंग्वेड। लैंग्वेड का मतलब रहता है रिलैक्स्ड या शांत। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब निवासी। सोल मतलब इकलौता। मर्मेड मतलब होता है जल परी। और ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तैरना। ब्लिसफुली का मतलब होता है एकदम आनंद में, शांत, मतलब बहुत ही एकदम अच्छी तरह से, आनंद में, एकदम खुशी से, तो उसे ब्लिसफुली कहते हैं। तो चलिए इसका एक मीनिंग समझते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए देखिए जो ये हमारा फर्स्ट पैरा है, यहाँ से यहाँ तक वाला, इसमें देखिए कोई भी कॉमा यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। और सेकंड वाले में यहाँ से यहाँ तक में ये कॉमा यूज़ हुआ है। वैसे ये एक ही पैरा माना जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में ये फर्स्ट है, क्योंकि इसमें यहाँ मदर कुछ कहती हैं, वो डांटती हैं, और फिर यहाँ पे वो कुछ सोचती है अमेंडा। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ तो मदर जो है पहले वाले में, यहाँ से यहाँ तक वाले में उसको डांट रही हैं, कुछ कह रही हैं उससे। और फिर यहाँ पर सेकंड वाले में, ये इस वाले एरिया में अमेंडा है। तो अमेंडा ये लिखा है, लेकिन जब एक्चुअली में वो ऐसा बोलती नहीं है, जवाब नहीं देती अपनी माँ को, वो बस मन मन में सोचती है। और यही पैटर्न पूरे पोएम में चलता है। पूरी पोएम में ऐसा ही रहता है कि कुछ कहती है माँ और फिर अमेंडा कुछ सोचती है, अपनी मन में कुछ सोचती है, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई रहती है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो स्टैंजा 1 में पोएटेस कहती हैं कि अमेंडा एक छोटी सी टीनेज लड़की है। उसकी माँ उसको अक्सर छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती है, उसकी छोटी छोटी गलतियों को पॉइंट आउट करती रहती है। तो अमेंडा की माँ जैसे उससे कहती है कि अपने जो नाखून हैं उसको दांतों से मत काटो, जो अपने शोल्डर्स हैं, जो कंधे हैं, उनको यूँ ऐसे आगे की तरफ मत झुकाओ, ऐसे ढीले ढाले तरह से मत बैठो, एकदम स्ट्रेट होके बैठो, इस तरह से उसे कहती रहती हैं। वो एक्चुअली में ये बताना चाहते हैं कि जो ये सारी आदतें हैं ये अच्छी आदत नहीं मानी जाती हैं। तो जब अमेंडा को उसकी माँ डांट रही होती हैं, तब क्या होता है, वो अपनी अलग ही दुनिया में खोई रहती है, ठीक है। तो यहाँ से अब वो ये है कि वो क्या सोच रही है, ठीक है। तो वो ये सोच रही है कि कहीं दूर एक एमरल्ड कलर का सी है। एमरल्ड मतलब एमरल्ड होता है पन्ना, जो हरे कलर का होता है, एक रत्न होता है जिससे अक्सर अंगूठी बनाई जाती है। तो एक एमरल्ड कलर का सी है, ग्रीन कलर का समुद्र है, जो कि एकदम शांत है, ठीक है, लैंग्वेड है। और वहाँ सिर्फ एक ही कोई क्रिएचर रहता है, और वो क्रिएचर कौन है? मैं हूँ। इकलौता क्रिएचर रहता है और वो क्रिएचर मैं हूँ, और मैं एक मर्मेड हूँ। वो खुद को एक मर्मेड की, जलपरी की तरह इमेजिन करती है और सोचती है कि वो बस अकेली ही उस जगह पे रहती है और अपनी लाइफ बड़े आराम से वहाँ पे गुजार रही है। ये उसका अपना इमेजिनेशन चल रहा है। और वो ये सोचती है कि ये समुद्र की लहरों के साथ ही साथ, ये ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब है कि वो समुद्र की लहरों के साथ बड़े मज़े से उसके साथ साथ तैर रही है, बड़ा खुश है, और उसको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वो बड़ा खुश है अपनी इमेजिनेशन में, जबकि रियल में क्या है कि उसकी मदर उसको डांट रही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे सेकंड देखते हैं इसमें। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, I am an orphan roaming the streets. I pattern
soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। ठीक है, तो अब सेकंड पैरा में क्या होता है कि अमेंडा की माँ जो है वो उससे कुछ सवाल पूछ रही है, और सवाल भी पूछ रही है और डांट भी रही हैं। और तो वो कैसे पूछ रही हैं, वो उससे पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया। टाइडी मतलब होता है साफ़ करना। क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया मतलब ठीक किया उसे। और मेरे को लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज़ भी क्लीन करना, क्या तुमने वो साफ़ किए। तो इस तरह से उसकी माँ उसे थोड़ा सा डांट रही हैं, उसे सवाल कर रही हैं लगातार। और जब उसकी माँ उससे लगातार सवाल कर रही हैं तो वो क्या है कि अमेंडा अपनी ही एक अलग ही दुनिया में अभी भी वो खोई हुई है। और अब वो इमेजिन करती है, जो एक तो उसकी जो अपनी इमेजिनेशन में एक अलग ही दुनिया चल रही है, उसमें वो सोच रही है कि वो अनाथ है। और अनाथ है और जो स्ट्रीट्स हैं, जो सड़कें हैं, उस पे नंगे पैर इधर उधर घूम रही है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ चाहे वो जा सकती है। तो एक बात को इससे एक थोड़ा सा ये भी समझ आता है हमको कि हो सकता है कि उसकी माँ जो है उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं कि ज़्यादा तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तो वो सोच रही है कि वो एक ऑर्फन है, ठीक है, अनाथ है। एक ऑर्फन मतलब अनाथ, वो एक अनाथ है जिसके माता पिता ना हो, उसे ऑर्फन कहते हैं। तो उसको अब कोई रोकने वाला है नहीं, वो जहाँ चाहे जा सकती है, जैसे चाहे जा सकती है। और जब वो पैटर्न का मतलब होता है निशान, ठीक है, और बेयर मतलब होता है कि अनकवर्ड मतलब नंगे। तो जब वो अपने नंगे पैरों से चलते हुए, वो जब वो रेत पे चलती है तो उसके पैरों से एक निशान बनते हुए जाते हैं, ठीक है। और आगे कहती हैं कि द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो इससे हमें थोड़ा सा एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि जो उसकी माँ है वो तो चाहती है कि सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन रहे। वो यहाँ बोल रही है ना कि तुमने अपना रूम साफ़ किया, तुमने अपना होमवर्क किया, अपने जूते साफ़ किए या नहीं किए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो अपना अलग ही सोच रही है। वो कह रही है कि मैं तो नंगे पैर घूमूंगी, सब जगह घूमूंगी और कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे कोई ना रोके। अमेंडा अपने मदर के लगातार इंस्ट्रक्शन सुन सुन के एकदम परेशान हो चुकी है। और लास्ट में वो कहती है कि जो ये साइलेंस है, ठीक है, जो शांति है, वो एकदम मेरे लिए गोल्डन है, एकदम सोने की तरह है, एकदम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ताने अपने सुन के, माँ के नैगिंग सुन सुन के, ताने सुन सुन के एकदम परेशान हो चुकी है। और आगे कहती है द फ्रीडम इज़ स्वीट, जो आज़ादी है वो बहुत ही एकदम स्वीट है। तो इससे हम थोड़ा सा एक चीज़ हमें ये भी समझ में आती है कि वो अपनी माँ के साथ जब रहती है तो खुद को कभी भी फ्री महसूस नहीं करती है। वो उसको हमेशा यही लगता है कि मैं एक तरह से कैद में हूँ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने। अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो इसको देख लेते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। तो अब फिर उसकी माँ उसे बोल रही हैं, चॉकलेट खाने को मना कर रही हैं। वो कह रही हैं कि देखो चॉकलेट नहीं खानी चाहिए तुम्हें, कि तुम्हें याद है, तुम्हें अपना एक्ने याद है। एक्ने मतलब रहता है मुहासे जो हो जाते हैं, कि तुम्हें याद है कि तुम चॉकलेट खाते हो फिर तुम्हारे मुहासे हो जाते हैं, तुम्हें वो चीज़ याद है या नहीं याद है। तो तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। और कह रही हैं कि जब अमेंडा उनकी बात नहीं सुनती है तो उसको थोड़ा सा एकदम डांटते हुए कहती कि जब मैं कुछ कहती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो, ठीक है। अब इसमें आगे देख लेते हैं कि अमेंडा क्या रिप्लाई करती है उनका। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम या पीसफुल, मतलब शांतिपूर्ण। तो क्या होता है कि जब उसको वो डांट रही होती हैं तो वो फिर से अपनी सोच में चली जाती है। और अब वो कहती है मैं रेपुंजल हूँ। तो रेपुंजल कौन थी, ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये भी फेरी टेल कैरेक्टर है। तो कहानी के हिसाब से क्या होता है, मैं रेपुंजल की थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ कि रेपुंजल की कहानी के हिसाब से रेपुंजल को एक चुड़ैल एक ऊंची सी टावर में बंद करके रखती है। और वहाँ आने जाने के लिए ना कोई सीढ़ी होती है ना ही कोई दरवाज़ा होता है। तो जब भी उस विच को या उस चुड़ैल को रेपुंजल से मिलने आती थी
तो रेपुंजल के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो रेपुंजल से बोलती थी कि अपने बाल नीचे कर दो। तो रेपुंजल ऊपर बस एक खिड़की थी, वहाँ से अपने बाल नीचे लटका देती थी और वो विच उस बाल को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती थी। एक्चुअली में उस विच ने रेपुंजल को पाला भी था, तो एक तरह से उसकी वो मदर भी कह सकते हैं। तो इसको ये वही अभी अपने आप को कंपेयर कर रही है। तो अब ये रेपुंजल बनना चाहती है, ठीक है। ऐसे लगता है कि मैं रेपुंजल हूँ और मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। और जो टावर में एक ट्रैंक्विल के जो ट्रैंक्विल के रूप में जो मैं रहूँगी, मतलब एकदम वहाँ शांतिपूर्ण तरह से रहूँगी, वो एकदम बहुत ही रेयर है। हर किसी को ऐसा चीज़ नसीब नहीं होती है कि ऐसे टावर में एकदम शांतिपूर्ण तरह से वो रहे। और मैं कभी भी अपने बाल तो नीचे करूँगी ही नहीं, जिससे कि जो मैंने बताया पहले आपको कि जो रेपुंजल थी, तो वो जब बाल नीचे करती थी तो जो उसकी जो विच थी, जो उसकी माँ भी थी, उसने उसको पाला था, वो उससे चढ़ के ऊपर आ जाती थी। तो वो कह रही है कि मैं कभी भी बाल नीचे नहीं करूँगी कि मेरी माँ वापस मेरे पास आ सके। वो बिल्कुल एकदम ही अकेला रहना चाहती है। तो इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा परेशान है अपनी माँ से। वो अकेला ही रहना चाहती है। वो चाहती है कि वो, उसे लगता है कि भले ही उसे एक टावर में रहना पड़े, लेकिन वहाँ उसकी ज़िंदगी एकदम शांति से कटेगी, बहुत ही आरामदायक रहेगी। वहाँ पे कोई भी परेशान करने वाला उसे नहीं रहेगा और वो किसी को वहाँ आने भी नहीं देगी। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो अब उसकी माँ कहती है कि पहले चलो इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। एक है इसमें सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है अपसेट या उदास। दूसरा है इसमें है नेग्ड। नेग्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है। स्कॉल्ड करना मतलब डांटना। तो अब उसकी मदर कहती हैं कि तुम इस तरह से, अगर मतलब तुम ठीक से रहा करो। अगर तुम ठीक से नहीं रहोगी तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कि पहले तो क्या कहती है कि तुम अपना थोड़ा सा बहुत ही मूडी हो गई हो, तुम थोड़ा सा अपना मूड ठीक करो, ठीक से रहा करो। अगर तुम ठीक से नहीं रहोगी तो लोग सोचेंगे कि मैं ही तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती हूँ। तो इससे ये थोड़ा सा हमें ये भी पता चलता है कि जो अमेंडा की मदर है वो उसे हर अपनी छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती है, लेकिन फिर भी अमेंडा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है कभी उनके बात पे। कभी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है उनकी बात पर। तो उसकी माँ उससे बोलती है कि जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो तुम मेरे हिसाब से ही काम किया करो, जो मैं कहती हूँ उस तरह से किया करो, वरना तुम ऐसे उदास उदास रहोगी तो लोग यही सोचेंगे कि इसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती है। तो इस पैरा में देखिए हमने क्या देखा, हमने हर पैरा में देखा क्या होता था कि पहले उसकी मदर उसको कुछ कहती थी, फिर वो कुछ अपना इमेजिन करती थी, कुछ सोचती थी, लेकिन इसमें वो नहीं है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हमें, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब अमेंडा की माँ उसको डांट रही है और कंटिन्यूसली आपको जब कोई किसी बात पर डांटता है या लगातार किसी की कमियां निकाली जाती हैं, तो उसकी इमेजिनेशन पावर पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो अब उसने लास्ट में उसकी इमेजिनेशन पावर एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो गई है। अब वो कुछ नहीं सोच रही है। तो ये इसकी यहाँ पे ये पोयम थी। और एक इसको थोड़ा सा एक मोरल देख लेते हैं, क्या मैसेज मिलता है इससे हमको। तो इस पोयम से हमें एक ये मैसेज ये मिलता है कि बच्चों के लिए आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम हर बात में उन्हें डांटते हैं या टोकते हैं तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव के हो सकते हैं, और फिर आप चाहे उन्हें कुछ भी कहो वो बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में विद्रोह की ऐसी भावना आ सकती है जिससे वो रियल वर्ल्ड को हेट करने लग जाएं और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट ये पोएम इनडायरेक्टली इस बात पर भी जोर देती है कि बच्चे को अच्छी मेंटल ग्रोथ के लिए पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक बॉन्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉन्ड होगा तो ही दोनों मिलकर रहेंगे और अच्छे से रह पाएंगे, उसका मेंटल ग्रोथ हो पाएगी। अगर बॉन्ड नहीं है दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी दोनों में, ठीक है। और तो चलिए राइमिंग स्कीम देख लेते हैं यहाँ से। तो राइमिंग स्कीम जो है वो इसकी वो ए ए बी ए सी 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 इस तरह से है, ठीक है। देखिए अमेंडा, अमेंडा ए ए, स्ट्रेट अलग हो गया बी, और फिर से अमेंडा आ गया तो ए, और फिर सी मी ब्लिसफुली, तीनों राइम हो रहे हैं और तीनों का इसलिए सी आ जाएगा।
तो जितने भी स्टैंजा हैं इसमें 4 स्टैंजा हैं, तो तीनों का इस तरह से ही बनेगा। ए बी, ए सी सी सी। जो सेकंड स्टैंजा है उसका बनेगा डी ए ई। थर्ड स्टैंजा का ए एफ ए जी। और लास्ट में क्या है कि हमारा एक ही स्टैंजा है तो उसका बनेगा एच ए। ठीक है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। और फिर इसमें एक रिपीटेशन भी है। रिपीटेशन देखिए, अमेंडा जो है वो बहुत बार बार यूज़ हुआ है, तो इसको एक लिटरेरी डिवाइस जो है इसमें वो रिपीटेशन है। अगला है इसमें अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है कि जो कंसोनेंट होता है, जब वो किसी लाइन में 2 बार या 2 से लगातार बार ज़्यादा आ जाए तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। जैसे ये हो गया स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, सब में देखिए एस से शुरू हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये एलिट्रेशन है। अगली जो इसमें लिटरेरी डिवाइस है वो एनाफोरा है। एनाफोरा में क्या रहता है कि जब भी कोई लाइन जब सेम वर्ड से शुरू होती है तो वहाँ पे एनाफोरा होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है वो डोंट से शुरू हो रही है, डोंट बाइट, डोंट हंच, तो डोंट जो है वो इसमें एनाफोरा है। अगला है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है कि जब भी कोई वॉवेल साउंड लगातार रिपीट होता रहता है तो वहाँ पे एसोनेंस होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आप स्टॉप, स्लाउचिंग, दोनों में ओ आ रहा है, या फिर इसमें देख लीजिए डोंट, यो, शोल्डर, सब में ओ आ रहा है, तो ये जो है वो एसोनेंस है। ठीक है, ऐसे ही इसमें मेटाफर भी है। मेटाफर क्या है कि देखिए एमरल्ड, एमरल्ड सी, मतलब जो सी का कलर है उसको ग्रीन दिखाने के लिए इन्होंने एमरल्ड का यूज़ किया, तो ये मेटाफर है। और ऐसे ही गोल्डन साइलेंस था, तो साइलेंस जो है उसको गोल्ड से कंपेयर किया गया और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया। ये मेटाफर है। और रिपीटेशन में मैंने आपको बताया ही था, अमेंडा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।